पूरा कथावाचक वाला विवाद है, ये यूपी में इस वक्त हर कोई इस पर बयान दे रहा है। ब्राह्मण वर्सेस यादव हो गया, उसके बाद उस पर बहुत सारे सवाल भी उठे, आपके नेता ने सवाल, लेकिन इस समय अब धीरेन्द्र शास्त्री पर अटैक क्यों आ गया भाटी जी? धीरेन्द्र शास्त्री को इस पूरे विवाद में खींचकर लाए आपके नेता और कह रहे हैं इनको कौन बुला सकता है, तो 50 लाख लेते हैं और ये अंडर द टेबल लेते हैं। हाँ, मैं सारी बात का जवाब देता हूँ, पूरे विषय को ठीक से समझाता हूँ, कृपया थोड़ा सा समय दे दें। जी जी बोले ना। आपने कहा कि ये धीरेन्द्र शास्त्री का कहाँ से सवाल आ गया, कहाँ से ये विषय आ गया। व्यापार सभा की मीटिंग थी, उसमें आज अखिलेश यादव जी व्यापार सभा की मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। व्यापार से संबंधित सवाल होने के बाद में पत्रकारों ने ये सवाल पूछा, तो अखिलेश यादव जी ने मात्र इतना कहा है, उन्होंने केवल इतना कहा कि जो कथा कह रहे थे मुकुटमणि यादव, संत सिंह यादव, उस गांव में पहले भी यादवों ने कथा कही है, और क्योंकि वो सस्ते में कथा कह देते हैं इसलिए गरीब लोग उन्हें बुलाते हैं। अब हर आदमी तो धीरेन्द्र शास्त्री को बुला नहीं सकता, क्योंकि वो तो 50 लाख रुपए लेते हैं कथा कहने के। तो इसमें कौन सी बात गलत है? क्या मैं बताती हूं आपको कौन सी बात गलत है। बीच में ना बोल। या यादव लोग कथा नहीं कह सकते? नहीं, पहले पूरी मेरी बात। हाँ बिल्कुल, आप अपनी बात रखिए पूरी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि गलत क्या था। जी बोलिए प्लीज बोलो। मैं कह रहा हूँ, हाँ नहीं बात बताना। अब आपने इसे जोड़ दिया सनातन से और वक्फ बोर्ड से। वक्फ बोर्ड का तो कोई इसमें जिक्र ही नहीं है, कोई विषय ही नहीं है, लेकिन क्योंकि आपको हिंदू मुस्लिम करना है, आपको बंटवारा करना है और वो लोगों को के अंदर भ्रम फैलाना, इसलिए उसे वक्फ किसे करना है, क्या करना है भाटी जी? सनातन, मुझे क्या हिंदू मुस्लिम करना है? आपने कहा कि हमें हिंदू मुस्लिम करना है, बंटवारा करना है। हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हम यहाँ बंटवारा करने बैठे हैं। और अब भाटी जी आप कहेंगे कि मैं आपको पूरा बोलने दूं, उसके बाद मैं आपका इसका जवाब दूं। अब आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि आप मुझ पर बंटवारे का आरोप लगाएंगे, हिंदू मुस्लिम करने का आरोप लगाएंगे और मैं आपको पूरा बोलने दूं और इंतजार करूं अपनी बारी का। अब गलत आरोप लगाने पर और गलत बयान देने पर मैं रुक सकती हूं क्या? भाटी जी आप बताइए, मैं यहाँ हिंदू मुस्लिम करने बैठी हूं। अगर हम सच बोलेंगे तो आप बोलने नहीं देंगे। ये सच है, मतलब यही हुआ सीधे ये सच है। का काम आजकल रह क्या गया है? नहीं तो भाटी जी मैं आपसे पूछूं कि कथावाचक चाहे 50 लाख ले या 1 करोड़ ले, वो अंडर द टेबल कैसे है? पहली बात, कथावाचक अगर पैसे ले रहा है, मुझे नहीं पता है कि धीरेन्द्र शास्त्री कितने पैसे ले रहे हैं, मुझे नहीं पता है, सच में मुझे नहीं पता। और ना मैं ये कहती हूँ कि कथा ब्राह्मण ही करे, मैं तो खुलकर कहती हूँ कथा कोई भी कर सकता है, और मैंने महाभारत के पहले शोध में भी ये कहा है, कथा करने का अधिकार सबको है। जवाब देता हूँ, लेकिन आप ये बोलेंगे कि कथावाचक अंडर द टेबल पैसे लेता है। जवाब देता हूँ, हाँ बोलिए। एक बात का जवाब देता हूँ, एक बात का जवाब देता हूँ। अगर वही भजन, वही कथा मुकुटमणि यादव और संत सिंह यादव गाएं तो सनातन कमजोर हो गया? बिल्कुल नहीं होगा। वही भजन और बिल्कुल नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री गाए, कृपया सुन तो लें। सुचरिता जी सुन, बोलिए। ऐसे नहीं बीच में आप टोकेंगे तो बात हो ही नहीं पाएगी। नहीं बोलिए। मैं आपके कहे हुए शब्दों का ही केवल विश्लेषण कर रहा हूँ। हाँ। आपने कहा सनातन पे हमला है, सनातन से दिक्कत है, वक्त से दिक्कत नहीं है, सनातन को वो मिले तो दिक्कत है। वही कथा, वही भजन संत सिंह यादव के हैं, मुकुटमणि यादव के हैं, तो सनातन पे हमला हो गया, सनातन कमजोर हो गया। वही कथा और वही भजन धीरेन्द्र शास्त्री के, तो सनातन मजबूत हो गया। और आप कह रही हैं आपको पता नहीं है धीरेन्द्र शास्त्री कितने लेता है, तो आप इतनी वरिष्ठ पत्रकार, आपको पता कर बैठना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री की कथा 50 लाख से 1 करोड़ से कम में होती नहीं है। ठीक है। अब मैं अंडर टेबल की आपको बात बताऊं, अभी कुछ महीने पहले यहीं मेरे घर के पड़ोस में ग्रेटर नोएडा में कथा करके गए थे धीरेन्द्र शास्त्री। मैं 10 लोगों को आपके चैनल में, आपके स्टूडियो में ला सकता हूं, जिनसे आयोजक ने यह कहा कि आपके घर पे महाराज जी चाय पियेंगे, आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 5 लाख 10 लाख रुपए चाय पीने के लेते हैं। ये अंडर टेबल है या नहीं है? जो धीरेन्द्र शास्त्री रात दिन पाखंड फैलाता है, मैं आपके चैनल पर चुनौती देता हूं, वो मेरा पर्चा निकाल दे, मैं 5 लाख रुपए इनाम दूंगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए, देखिए मेरी बात सुनिए भाटी जी। अब आपने देखिए बहुत जो बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मैं आपको टाइम बताऊंगी, 6:09 हो रहे हैं। अभी तक शुरुआत में सिर्फ आप बोले हैं, मेरा कोई और मेहमान नहीं बोला है। आखिरी 2 वाक्य, मेरा और कोई मेहमान अभी तक नहीं बोला है। 6:09 हो रहे हैं। सुचरिता जी, मेरे आखिरी 2 वाक्य सुन ले, फिर आप ही नहीं बुलवाते। हाँ ठीक है, बोलिए। टाइम मत देना, मैं आखिरी 2 वाक्य सुन। बोलिए। जो धीरेन्द्र शास्त्री अपनी कथा में ये कहता है कि हमने रावण से बात की टेलीफोन पे, हेलो डियर रावण, क्या कर रहे हो? जो धीरेन्द्र शास्त्री हनुमान का नंबर अपने पास होने का दावा करता है, जो धीरेन्द्र शास्त्री सीमा पे कब अटैक करेगा पाकिस्तान ये बताने का दावा करता है, वो पाखंडी है या नहीं है? इस पाखंड का विरोध चैनलों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बात तो सही है। सुचरिता, मुझे बड़ा सचमुच एक तरह से कहें कि आश्चर्य भी हो रहा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अखिलेश यादव कौन सी राजनीति करना चाहते हैं।
और आजकल अखिलेश यादव जी का भी और राजकुमार भाटी जी का भी ब्राह्मण निशाने पर हो तो बड़ा अच्छा लगता है इन्हें। पता नहीं इनको पता है कि नहीं, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को मैं जब से देख रहा हूं और उसके पहले भी कोई भी ब्राह्मण यादव जातीय संघर्ष का कोई इतिहास है नहीं। मुलायम सिंह यादव इस बात को बहुत अच्छे से जानते थे, और कोई एक इतिहास उठाकर बताएं तो भाटी जी को याद हो तो बताएं। ठीक है, अलग अलग जातियों में संघर्ष होता है, जातीय संघर्ष, जाति सच्चाई तो जाति संघर्ष सच्चाई। जो इटावा के उस गांव में हुआ था वो नीच कर्म हुआ था जो कथावाचकों के साथ हुआ, और जो कथावाचक फर्जी आधार कार्ड बनाकर जाति छिपा कर रहे थे वो भी नीच कर्म था। दोनों की कानून ने सजा दी, दोनों के एफआईआर हुए, दोनों में गिरफ्तारियां हुई। उसके आधार पर जो अखिलेश यादव ने बुलाकर सम्मानित किया, अब वो क्या था वो ईश्वर जाने। वो कार्यालय में अपने बुलाकर उनको वहां ढोलक बजवाना और वहां वो उसको पूरा विवाद बताना, वो क्या था। उसके बाद 19 लड़के यादव समाज के ही वो दंगे में हुड़दंग में पकड़े गए, उसमें कुछ यादव ही नहीं थे, कुछ एक ब्राह्मण भी थे, और वो सब जेल गए। उनको छुड़ाने कोई नहीं आया, ना अखिलेश यादव आया ना कोई और। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह कि अखिलेश जी का तो सब जो मामला है वो चल गया, और नुकसान किसका हुआ? वो नौजवान बच्चे। ये कहना जरूरी था। अब दूसरी बात, अभी ये भाटी जी ने कहा कि वो पाखंडी है, ये इस तरह से मैंने आज तक इनको कभी और किसी को बोलते सुना ही नहीं। किसी का पता चल जाए कि ब्राह्मण है ना तो राजकुमार भाटी के मुंह से जहर निकलने लगता है, और बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो कहता हूं भाटी जी आप तो ज्यादा सक्षम हैं, मुझसे तो बहुत सक्षम है आप यहाँ, लेकिन पता नहीं कौन सा मन में जहर भर गया। और पिछले 6-8 महीने में सोशल मीडिया ने राजकुमार भाटी को इतना बर्बाद किया है। मैं सच बताऊं, ये बड़े बौद्धिक व्यक्ति हैं। मेरी इनसे निजी बातचीत जब होती है या टीवी पर भी जब पहले डिबेट होती थी तो आनंद आता था, क्योंकि तर्क करते थे। अब इनके दिमाग में कुछ भर गया है जो शायद इस वक्त की कंपल्शन हो गई सभी प्रवक्ताओं की, तो ये संकट है। लेकिन अब 2 लाइन से बोल देता हूं, क्या समाजवादी पार्टी में हर व्यक्ति भाटी जी की तरह ऐसे राष्ट्रीय प्रवक्ता बनकर टीवी पर चमक सकता है? नहीं चमक सकता। बहुत से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होंगे जो सारे जीवन वो जिले का जो संवाददाता होता है उसके सामने नहीं बोल पाते। क्या समाजवादी पार्टी का कोई व्यक्ति जैसे व्हाइट हाउस में, सुचेता मैं पूरा कर लूं, 5 लाइन बोलूंगा, 5 लाइन। सुचेता, क्या अखिलेश यादव की तरह व्हाइट हाउस समाजवादी पार्टी के और लोगों का होता है? तो क्या हर कोई कह दे कि अखिलेश यादव अंडर द टेबल ले रहे हैं, पता नहीं कितना पैसा ले जा रहे हैं? क्या कथावाचक जो है एक छोटा कथावाचक होगा, कम पैसे लेता होगा, एक कोई पुजारी होगा जो कम पैसे में कथा करा देता होगा? पुजारी सही में बड़े कम पैसे में कथा करा देते हैं। भाटी जी भी हमको लगता है पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते। हम लोग यहाँ तो जो पुजारी आते हैं, हमारे जात के आगे उपनाम भले लगा हुआ है, लेकिन हम लोग कथा नहीं कराते हैं। कथा कराने वाले नहीं मिल रहे, मंदिरों में पुजारी नहीं मिल रहे। इसी घृणा, इसी नफरत, इसी जहर की वजह से जिस भी ब्राह्मण की थोड़ी सी स्थिति ठीक हो रही है वो अपने बच्चों को दूसरे काम में लगा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह कि जब बाबा बागेश्वर जैसे इतने प्रतिष्ठित संत, मैं फिर कह रहा हूं, अगर कोई पाखंड है तो आप उसको चुनौती दीजिए, आप उसको लड़िए जाके, लेकिन जो भरोसा कर रहे हैं अगर वो आकर कहे तो कहिए। अंडर द टेबल मतलब क्या हो? रिश्वत ले रहे हो किसी के, आप कह रहे हैं कि चाय पीने के लिए पैसा लेते हैं, किसी से जबरदस्ती कनपट्टी पे कट्टा सटा के पैसा लिया, वो लोग बाबा बागेश्वर के साथ चाय पीने के लिए पैसा कर दे रहे हैं, तो ये उनका दोष है ना। भाटी जी आपके साथ भी चाय पीने के लिए बहुत लोग चंदा देते होंगे, आपके साथ बैठने के लिए, आप छोटे व्यक्ति थोड़ी ना। ये जो देखिए खतरनाक काम भाई, ये मुझे लग रहा है हर्षवर्धन जी बहुत सरल भाषा में बहुत सही बात कह रहे हैं। भाटी जी इसको समझ लीजिए, उन्होंने जो बात कही, मेरी आपत्ति इस बात पर नहीं, मैं फिर कहूंगी। आपने कहा कि आपको यहाँ बैठा, आपको पता करके बैठना चाहिए कि वो कितने पैसे लेते हैं कथा के लिए, और आप यहाँ पर बैठकर हिंदू मुसलमान करा रहे हैं, आप यहाँ पर नफरत फैला रहे हैं। मुझे नहीं समझ आता। मैं हर्षवर्धन जी से इस बात में सहमत हूं कि भाटी जी पिछले कुछ महीनों में तो आपको कुछ हुआ है, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये, उस सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस से थोड़ा निकल जाइए भाटी जी, हम लोग आराम से बात कर पाएंगे। अब गर्दा उड़ेगा भैया। आप इस रिकॉर्डिंग को दोबारा सुनना। आपने हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने शानदार भाषण दिया है 3-3 मिनट का, आपने बिल्कुल एक शब्द नहीं टोका। मुझे आपने हर वाक्य पे टोका है। पहली बात, ऐसे आचार्यों को बुला के बैठाते हैं जो राजनीतिक बातें करते हैं। समाजवादी पार्टी आरजेडी की कमियां बताएंगे, मुलायम सिंह यादव कमियां बताएंगे। अरे अगर आचार्य हो तो धार्मिक बातें करो, धार्मिक उपदेश दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तीसरी बात, मैंने अपने वक्तव्य में आज श्री अखिलेश यादव जी ने एक भी शब्द जातिवाद पे नहीं बोला, कोई जातिवाद की बात नहीं की। जातिवाद की बात उठाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने। इन्हें ब्राह्मणों से दिक्कत है। पाखंड का विरोध करने को आप ब्राह्मण का विरोध क्यों मानते हैं? मैंने तो केवल पाखंड का विरोध किया है, और मैंने उसके उदाहरण दिए हैं। जो व्यक्ति ये कहता हो कि रावण से मेरी फोन पे बात हुई, हनुमान का मोबाइल नंबर मेरे पास है, मैं ये बता सकता हूं कि कहां हमला होगा, मैं पर्चा निकाल सकता हूं, वो पाखंडी है या नहीं है, मुझे आप इसका वो बता दें। 50 लाख रुपए कथा के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? 10-10 लाख रुपए चाय पीने के घर पर लेते हैं कि नहीं लेते हैं? जो जिस देश में एक सुनियोजित तरीके से पाखंड को और पाखंडियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये जातिवाद की लड़ाई है ही नहीं। हमारे माता प्रसाद पांडा जी के ऊपर गोरखपुर में हमला किया गया, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी उठाए उसके बाद। अगर ये जाति की लड़ाई है तो हमारे नेता विरोधी दल है नहीं, हमारी पार्टी के नेता नहीं, बीजेपी के विधायक के नेतृत्व में उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया।
सरेआम बीजेपी गुंडागर्दी कराएगी। हम बोलेंगे तो हम पर जातिवाद देखिए का मैं आरोप आपसे लगाया जाएगा। हम पर जातिवाद को मिटाना चाहते हैं। भाटी जी आप क्योंकि ये बात कह रहे हैं, मैं बीजेपी की बात नहीं करूंगी, मैं हर्षवर्धन जी की भी बात नहीं करती हूँ। अब जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, उनके कई बयानों को आपने कोट किया है इसी महाभारत में, इसीलिए मैं उन्हीं का बयान आपके सामने कोट कर रही हूं। वो ये कह रहे हैं अखिलेश जी को, इन कथावाचकों को बुलाकर ऐसे सम्मानित नहीं करना चाहिए था, और वो ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि यही जातिवाद को बढ़ाना होता है। हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। अब आप मुझे बता दीजिए, क्योंकि आपने उनको इतनी बार कोट किया है, उन्होंने अगर ये बात कही तो ये सही कही या गलत कही? आपने सम्मानित किया, आपने वहां से शुरुआत की, आपने कहा कि ये देखिए जातिवाद, जबकि वहां पर केसेस अलग हैं। ये दूसरी बात है, ये दूसरी बात है। मैं ना आपसे सिर्फ सवाल ये पूछ रही हूं कि एक कथावाचक पर के खिलाफ ये पर्सनल आपकी एक खुन्नस है, ये व्यक्तिगत है, या फिर ये जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं ये सिर्फ एक तरह का एम्बलम है, निशाना कहीं और है? भाटी जी देखिए, अविमुक्तेश्वरानंद ने तो ये भी कहा है कि केवल ब्राह्मण को ही कथा कहने का अधिकार है, ब्राह्मण के अलावा कोई कथा नहीं कह सकता। हम तो उनकी बात से सहमत नहीं हैं। भारत का संविधान जिस दिन से लागू हुआ है, संविधान ने तय कर दिया कि किसी भी समाज का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है, किसी पर रोक नहीं होगी। सहमत हूं आपसे। दूसरी बात, इन कथावाचकों का सम्मान इसलिए किया गया क्योंकि उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया गया था। उनके बाल काटे गए, उनसे नाक रगड़वाई गई जमीन में, उनसे पैर छू छू के माफी मंगवाई गई, और आरोप तो यह भी है कि उनके ऊपर पेशाब छिड़का गया। तो जिस व्यक्ति का ऐसा अपमान हुआ हो, उस व्यक्ति को थोड़ा सहारा देना, थोड़ी हिम्मत देना जरूरी होता है। यही समाज का काम है, यही राजनीतिक लोगों का काम है। ठीक है, इसलिए उन्हें सम्मानित किया गया कि कहीं वो इस अपमान से क्षुब्ध होकर कोई गलत कदम ना उठा लें। और जो प्रदर्शन हुए हैं वो सब बीजेपी के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं हैं। जो हर्षवर्धन जी कह रहे थे, जो ये उसके जो अहिर रेजिमेंट की मांग उठाने वाले लोग हैं, सब भारतीय बीजेपी के लोग हैं। बीजेपी उठवाती है अहिर रेजिमेंट की मांग। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे।